पिछले तकरीबन 20-25 सालों से एक यही ट्रेडिशन चला आ रहा है कि पहले चरण में जब जो जितने भी चरण होते हैं, पहले चरण में उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी की कुछ लगी हुई सीटों पर चुनाव होता है। तो इस बार भी पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और अभी इसी 20 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके बाद 27 मार्च तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 28 मार्च को स्क्रूटनी होगी नामांकन पत्रों की और 30 मार्च एक निर्धारित तिथि है, तब आप कोई प्रत्याशी अगर वापस लेना चाहता है, नामांकन पत्र अपना नाम वापसी करना चाहता है, कर सकता है। तो उसके बाद 19 अप्रैल को मतदान होना है और फिर पूरे देश के साथ 4 जून को वो काउंटिंग होनी है और इसके लिए यहाँ पूरी तैयारियाँ की गई है। पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और तकरीबन 83 लाख से भी ज़्यादा मतदाता यहाँ पर उत्तराखंड में इस बार हो गए हैं। 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 1.25 लाख से भी ज़्यादा मतदाता यहाँ ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे, यानी 18 से 20 वर्ष की आयु के हैं। और इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। 85 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है और वो इतना दिव्यांग है या इतनी उसकी शारीरिक स्थिति है उतना नहीं है कि वो पोलिंग बूथ तक जा सकता है, तो उसके घर पोलिंग पार्टी जाएगी और उसका वोट लेगी, वो अपना वोट कर सकेगा, मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। और इसके अलावा साथ ही अगर हम पॉलिटिकल बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वो अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर है, काम कर रहे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस अभी थोड़ा सा पीछे है। कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल का जो अभी एक वो इक्वेशन है वो अभी थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो वहाँ पर 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होती है और ये 19 तारीख को इनकी सीईसी की बैठक होगी, 19 मार्च को। तो बताया जा रहा है कि उसी दिन इन दोनों सीटों के नाम लिए भी नामों की घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल। अली मेहंदी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अली, अगर हम बात करें अब तारीखों की एक तरफ घोषणा हो गई, 19 अप्रैल को वोटिंग भी होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं? आपको बता दें कि द्वारा जो है आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। बैठकों का दौर जारी है और आगे जो है आगे किस तरह से चुनाव कराना है, किस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इससे चुनाव जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी कमर कसी है और बैठकों का दौर जारी है। किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कोई तनाव ना हो, इसके लिए प्रशासन और शासन दोनों अपनी पैनी नजर लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो है हरिद्वार सीट पर भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया कल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, लेकिन कांग्रेस का अभी कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। चुनाव आयोग की चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कोई भी प्रत्याशी हरिद्वार में घोषित नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करती है। वैसे शासन प्रशासन की पूरी तैयारी है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जगह जगह पर चाय की स्टॉल पे और नुक्कड़ों पर चर्चाएं गर्म है। जी अजीत, आपसे मेरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री ने कई इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया था, अवार्ड फंक्शन एक था उसमें उन्होंने सम्मानित भी किया था और उनसे कहा था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए जागरूक करिए। दूसरी तरफ जो सोसाइटीज़ हैं, जो हाई राइजिंग सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। लोगों से ज़्यादा चुनाव आयोग अपील कर रहा है कि आप आएँ, मतदान करें और इसको एक छुट्टी का दिन ना मानते हुए लोकतंत्र के महापर्व में आप भागीदारी करें, वोट डालें। तो कितना कुछ प्रभाव युवाओं पर पड़ पा रहा है? क्या उसका इस वजह से मतदान में इजाफा होगा, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा और किस तरह का परिणाम निकलेगा ये तो वोटिंग के होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज भी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तराखंड हैं डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, तो उन्होंने भी बताया कि पिछली बार 67% के आसपास मतदान था लोकसभा में, तो इस बार उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 75% तक एक मतदान हो जाए, तो एक यहाँ पर एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर ली जाए। तो मशीनरी को उसी तरह से लगाया गया है कि मतदाताओं में जागरूकता आए। देखिए, 2 तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। एक तो जो सरकारी सिस्टम है, निर्वाचन विभाग है, जिला मजिस्ट्रेट है, पूरा जिला, सभी विभाग और ये जितने भी नीचे तक तंत्र होता है, लेखपाल, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, इन सबको लगा करके एक जागरूकता माहौल का अभियान
अभियान चलाया जाता है, लोगों को वो इंस्पायर करते हैं कि आपको वोट डालना चाहिए। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में, और वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करके उन क्षेत्रों में भी भेजती है जहां पिछली बार या उससे पहले किसी चुनाव में कम वोटिंग हुई होगी। तो ये दोनों के ऊपर ही दारोमदार होता है कि अकेले केवल जो निर्वाचन या शासन प्रशासन ही इस काम को कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी भी ये सब काम करती है, और वो जो नीचे तक बूथ लेवल तक आप देखते हैं, बूथ कमेटी बन गई है, पन्ना प्रमुख बन गए हैं, तो ये उसी चीज़ का हिस्सा है, उसी अभियान का हिस्सा है कि वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जा सके, लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। तो उसी पर तमाम तरह के प्रोग्राम यहाँ पर पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी सब चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ज़्यादातर जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिले। इससे इतर अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें अजीत, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर रही है, और कांग्रेस में भी हालांकि लगभग हो चुके हैं, थोड़ी सी सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है, जिन पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, क्योंकि कई एक बड़े नेता हैं जो अंतिम वक्त पर उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में। नहीं, ये अंतिम दौर की बात नहीं है, और ये एक भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी रहे थे मनीष खंडूड़ी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बाकी तो जो जितने भी नेता भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं छोटे लेवल के हैं, जिले स्तर के हैं, और लेकिन फिर कांग्रेस का कैंडिडेट क्राइसिस बिल्कुल अलग तरह का है। वहाँ मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि अपने दर्शकों को भी ये समझाने की एक कोशिश की थी कि वहाँ का कैंडिडेट क्राइसिस होने की वजह दो है। एक तो जो उनके युवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं, तो जितने भी सीनियर लोग हैं मिलकर के उनकी वही रचना कर रहे हैं, उनकी घेराबंदी कर रहे हैं, ताकि वो चुनाव लड़ने से मना करेंगे तो इसका प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव अध्यक्ष पर होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और दूसरा ये है कि उन वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, उन्होंने ये मान लिया है कि चूंकि मोदी की लहर इतनी बड़ी हो गई है कि वो उनका चुनाव जीतना मुश्किल है, तो इसलिए चुनाव में जाकर हार करवाकर अपना फजीयत करके घर लौटना ठीक नहीं है। इससे पहले ही सरेंडर कर दो, यानी रणभूमि में जाने से पहले ही हथियारों को अंदर रख लो और अब इस जंग को शुरू ही ना होने दो। तो ये दो तरह की चीज़ें कांग्रेस से आ रही हैं। एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष की घेराबंदी में, और दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपको बताया कि वो शायद चुनाव से डर गए हैं, चूँकि पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद चुनते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अली आपके पास आएंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तराखंड में लीड लेकर चल रही है, और 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो चुनकर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है जब आप लोगों से जाते हैं, उनसे बात करते हैं? और ये जो है इनका पन्ना प्रमुख से लेके नीचे ग्राउंड से लेके और ऊपर तक जो है हर टाइम चुनावी मोड में रहते हैं। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि मोदी ने इतने काम करा दिए हैं, इतने ज्यादा काम करा दिए हैं कि, और लोगों को इतनी ज्यादा सुविधाएं दे दी है कि लोग अब किसी की और तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस जो है वो उसमें इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि वो एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हुए हैं। तो जहां पर अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति के जबान पर भाजपा का नाम है, कांग्रेस को कोई देखने को तैयार नहीं।